गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी किया था। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज से लेके हमने डाइपोल तक फाइंड आउट कर लिया था। इन एक्सटर्नल फील्ड में भी क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी फाइंड आउट किया था। हमें पता था पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट के लिए करने के लिए हमें वर्क डन की जरूरत होती है। तो वो टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अब हम कैपेसिटर की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर अगर हमें सीखना है तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। तो उसमें से सबसे बेसिक कंसेप्ट जो आप 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड से समझते आ रहे हैं, दैट इज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो अब हम जो कंडक्टर और इंसुलेटर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपने देखा होगा कभी वायर को आप हाथ लगाते हो तो आपको एक वियर्ड फीलिंग आता है। क्यों आता है? मीन्स कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि करंट आपके बॉडी से पास करता है। जब बॉडी से पास करता है करंट, तो करंट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बॉडी से पास होते रहते हैं। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ करंट। तो अब जो मटेरियल करंट को पास करवाता है या इलेक्ट्रॉन को पास करवाता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं पास करवाता उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता है सबको। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंडक्टर की अगर हम बात करें, कंडक्टर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से अगर इसमें से करंट फ्लो आप पास इजीली कर सकता है, करंट पास इजीली कर सकता है। बाकी इंसुलेटर, इसमें फ्री चार्ज नहीं होते। अगर हम इंसुलेटर की बात करें, नो फ्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंड करता है। कंडक्टर पे फ्री चार्ज होते हैं और इंसुलेटर पे फ्री चार्ज नहीं होते हैं। ओके। सो मेटल्स, एग्जांपल अगर कंडक्टर का ले ले तो मेटल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी होते हैं, एनिमल की बॉडी होती है, देन अर्थ होता है। ये सारे कंडक्टर है। ये सारे क्या है? कंडक्टर। तो इसमें से इजीली करंट पास हो सकता है। इसमें से इजीली करंट पास हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बॉडी, नेक्स्ट एनिमल बॉडी, अर्थ, मेटल, ये सारे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए आप कभी वायर को छूते हो तो आपको शॉक लगता है। वो शॉक इज द वियर्ड एक्सपीरियंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अपने बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जो वियर्ड फीलिंग आता है, दैट इज नोन एज अ, मीन्स उसे हम शॉक कहते हैं। हमें शॉक लगा ऐसे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे कि रबर, रबर या फिर प्लास्टिक, वुड, ET से, ये क्या है? इंसुलेटर। इसमें बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब हम जो कंडक्टर स्टडी करने वाले हैं वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में हम कंडक्टर का स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम कंडक्टर का स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो कुछ पॉइंट हमें याद रखने होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, कंडक्टर के लिए। तो जब कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर सकता, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। जब हम कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए स्टडी करते हैं तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। इसमें जीरो मीन्स होता नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट विद इन एंड नियर टू द कंडक्टर। ओके, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल विद इन एंड सरफेस पे कांस्टेंट होता है। तो अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं इनसाइड द कंडक्टर एंड सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहते हैं। देन इन स्टैटिक सिचुएशन, इन स्टैटिक सिचुएशन no charges inside conductor। स्टैटिक कंडीशन में अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उस केस में कोई भी चार्ज मीन्स इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता कंडक्टर की, क्योंकि एटम किससे बनता है, एटम बनता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना नंबर प्रोटॉन। तो अगर स्टैटिक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में इतना हमें डिफरेंस है। चलो, कंडक्टर इंसुलेटर टॉपिक समझ में आ गया नियर अबाउट। आप इसको रीड कर सकते हो बुक से अच्छी तरीके से, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हमें कैपेसिटर को समझना है, हमें किसे समझना है, कैपेसिटर को, और कैपेसिटर को समझने के लिए हमें इंसुलेटर की जरूरत है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस आपको वैसे ही पता है, आप जस्ट रीड कर लोगे फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। अभी हमने कंडक्टर के बारे में स्टडी किया, अभी हमने किसके बारे में स्टडी किया, कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर हम कहते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। अब ये फ्री चार्जेस का मीनिंग क्या है, अब ये फ्री चार्जेस मीन्स होते क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। तो उसके लिए हम एटम का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, एटम। तो एटम किससे बनता है, एटम में होता है एक न्यूक्लियस, एटम में होता है सेंट्रल न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब देखो कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है। अब ये चार्जेस, फ्री चार्जेस मींस क्या होता है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के नजदीक, तो वो जनरली फ्री नहीं हो सकते, वो जनरली फ्री नहीं हो सकते। और कुछ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इतने टाइटली बाउंड नहीं रहते, न्यूक्लियस के साथ इतने टाइटली बाउंड नहीं रहते। तो जैसे ही इसको एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा, तो ये क्या होते हैं, ऑर्बिट से बाहर हो जाते हैं, ऑर्बिट से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है,
फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकते हैं, जो टाइटली बाउंड न्यूक्लियस के साथ नहीं होते, उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और मेटल के केस में या कंडक्टर के केस में ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने पे ये क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। अब बाउंड चार्ज किसे कहेंगे? देखो, न्यूक्लियस के साथ जो चार्ज कनेक्टेड रहेंगे, जिसको फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच वाले, ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड रहेंगे, ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड करेंगे, वो इजीली फ्री नहीं होंगे, तो इसे कहा जाता है बाउंड चार्जेस। उसे क्या कहा जाता है? बाउंड चार्जेस। तो फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस में डिफरेंस समझ में आ गया। जो अब ये हो गया एटम के केस वाला, ये क्या हो गया? एटम के केस में से आप चार्ज सोचोगे, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा नहीं होता। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा नहीं होता कि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही रहेगा, नहीं। ये हो गया चार्ज, बाउंड चार्जेस। और इसके केस में क्या होता है? जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री चार्जेस कहते हैं, जो न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होते हैं, जिसको फ्री करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? बाउंड चार्जेस। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले ले, ये तो हो गया एक केस एटम के लिए। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपने देखा होगा इस तरह से केमिस्ट्री में कि आपको दो रॉड रहेंगे, एनोड कैथोड, देन इसको बाहर से कनेक्शन होता है, इसमें सॉल्यूशन होता है, और इस सॉल्यूशन से क्या होते हैं? करंट पास करता है। इस सॉल्यूशन से करंट पास करता है। अब ये करंट मींस क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन इस केस में जो चार्ज होंगे वो होंगे आयंस। इस केस में जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे? आयंस। तो आयंस भी चार्ज होते हैं, याद रखो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतने नहीं, तो आयंस भी चार्ज होते हैं। तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? आयंस की वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है, आयन की वजह से। तो यहाँ जो फ्री चार्जेस है वो क्या है? आयंस है। यहाँ जो फ्री चार्जेस है वो आयंस है। अंडर ये इस फोर्स की वजह से, यहाँ जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वहाँ, उसकी वजह से आयंस क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो ये समझ में आ गया। बाउंड चार्ज, फ्री चार्जेस, आयंस भी हो सकते हैं फ्री चार्जेस, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अब इंसुलेटर के बारे में स्टडी करें। इंसुलेटर में सारे के सारे चार्ज, यहाँ कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऐसे मटेरियल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड रहते हैं, तो उनको फ्री करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता। तो ये समझ में आ गया मेन डिफरेंस क्या है। तो मेटल में बहुत ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इजीली फ्री हो सकते हैं, जो कि उसे कहा जाता है फ्री चार्जेस। वैसे फ्री चार्जेस इंसुलेटर में नहीं होते। इंसुलेटर में जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बाउंड चार्जेस। तो न्यूक्लियस ने उसको टाइटली पकड़ के रखा है, इसलिए उसको कहा जाता है बाउंड चार्जेस। तो कंडक्टर में फ्री चार्जेस ज्यादा होते हैं और इंसुलेटर में बाउंड चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ये समझ में आ गया फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। अब जो कंसेप्ट आ रहा है, यहां से हमारे कैपेसिटर का मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है? पहले तो हम डाई इलेक्ट्रिक पे आएंगे। किस पे आएंगे? पहले डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे आएंगे। अब डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेट्स। ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, मीन्स इसमें फ्री चार्ज तो नहीं रहेंगे पहले ही केस में, तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता, करंट इसमें से फ्लो नहीं कर सकता, इसके पास सारे बाउंड चार्जेस रहेंगे, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेट है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इन एक्सटर्नल फील्ड, इसके एटम क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस और डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसके एटम क्या हो जाते हैं? एटम ऑफ
डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस। और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें डायपोल मूवमेंट जनरेट होता है। क्या होता है, डायपोल मूवमेंट इसमें आ जाता है। तो डायपोल मूवमेंट आ जाता है इसमें। अब क्या हो गया, डायपोल मोमेंट मीन्स एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ निगेटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। डायपोल मोमेंट आना मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, सेपरेट। सेपरेट मीन्स अलग अलग नहीं होते, एक ही जगह बाउंड रहते हैं, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव, एक एटम में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं और एक तरफ निगेटिव चार्ज चले जाते हैं। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। सो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का सेपरेट होना, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर है। जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस। ये क्या होता है, ये आगे हम सीखने वाले हैं। तो जैसे ही एटम का शेप चेंज होता है या फिर ये डिस्प्लेस होते हैं तो इसमें डायपोल मूवमेंट आ जाता है। इसमें क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट मींस एक जगह नेट पॉजिटिव चार्ज, एक जगह नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं उसमें। और उस सेपरेट होने को क्या कहते हैं हम, पोलराइजेशन। उस सेपरेट होने को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और एक कंसेप्ट है इसमें डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, अब अगर हम एटम की बात करते हैं, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एटम की बात करते हैं, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, अब एटम की बात। तो एटम किससे बनता है, एटम बनता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। एटम किससे बनता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एंड सराउंडिंग में इसमें क्या रहेगा, सराउंडिंग में इसके निगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन सारे निगेटिव चार्ज यहां रहेंगे सराउंडिंग में, और पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहेंगे। अब सारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक सेंटर बनेगा, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा जिसे कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज की वजह से एक सेंटर बनेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव चार्ज का एक सेंटर, सारे नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर हम मानेंगे। ओके, सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से दो सेंटर्स हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, एक एटम अगर हम कंसिडर करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो सारे पॉजिटिव चार्ज का मिलकर एक सेंटर हम लेते हैं जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। सराउंडिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबको कंबाइन करके हमने कहा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज का क्लाउड है। सराउंडिंग में क्या है, निगेटिव चार्ज का क्लाउड है। एक एक इलेक्ट्रॉन को हम जज नहीं करते, और उन सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका एक सेंटर बनता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से दो सेंटर डाइलेक्ट्रिक में होते हैं। तो एक पॉइंट आपको याद समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है। डाइलेक्ट्रिक में दो सेंटर होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, एक नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ठीक है। इसकी वजह से पोलराइजेशन होता है, मींस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आ गया। देन अब तीसरा पॉइंट इसमें आते हैं इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल ग्लास, वैक्स, वुड, माइका, रबर, ये सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एग्जाम्पल हैं। कौन से, ग्लास, वुड, माइका, रबर, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। प्लास्टिक, ईटीसी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम याद रखो इंसुलेटर होता है।
ये तो पहला टॉपिक है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट हो सकते हैं। सेपरेट मीन्स अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते, उसी एटम में रहते, लेकिन उसी एटम में एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाते, एक जगह निगेटिव चार्ज, मीन्स एक जगह पॉजिटिव चार्ज का सेंटर बना लेते, एक जगह नेगेटिव चार्ज का सेंटर बना लेते। उसी को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। उसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। और उस पोलराइजेशन की वजह से डाइपोल मूवमेंट आता है। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट हमने स्टडी किया। डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पता है। तो ऐसे डाइपोल मूवमेंट इसमें जनरेट होते हैं। तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, वो एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट टॉपिक हम सीखते हैं डाइलेक्ट्रिक का। फर्स्ट तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पहला जो हमारा टाइप है दैट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नाम ही आपको बता रहा है पोलर डाइलेक्ट्रिक, मीन्स इसमें पोल होंगे, इसमें पोल होंगे। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहा जाता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इफ सेंटर ऑफ मास of positive charge पॉजिटिव चार्ज मीन्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विथ center of mass of negative charge। that is electrons। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन इट इज नोन एज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसका मीनिंग क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर बनेगा और नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर बनेगा। तो अब ये दोनों एक साथ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सेपरेट, तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज होगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज होगा, और उसकी वजह से पोल क्रिएट हो जाएगी। देखो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जनरली किस में होता है? जिस एटम का शेप सिमेट्रिकल नहीं होता है, ओके, असिमेट्रिकल शेप होता है। तो इसमें एटम क्या होते हैं? एटम्स असिमेट्रिकल शेप। ओके, असिमेट्रिकल शेप होता है, मींस इसका शेप सिमेट्रिकल नहीं होता, रैंडम रहेगा कुछ भी शेप। देन ऑलरेडी डाइपोल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ऑलरेडी डाइपोल क्योंकि सेपरेट है, पॉजिटिव चार्ज एक जगह है, निगेटिव चार्ज एक जगह है, तो इसमें ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट रहेंगे। सो दे हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। दे हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इसमें ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव ऑलरेडी सेपरेट रहते हैं। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नियर अबाउट कितने होते हैं? 10⁻30 कूलोमीटर। 10⁻30 कूलोमीटर इतने होते हैं। सेंटीमीटर मत लिखो, तो अगर स्मॉल निकल देखो तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इतने इसमें डाइपोल मूवमेंट होते हैं। देन इसके एग्जाम्पल होते हैं HCl, देन H2O, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहा जाता है कि जिसके सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट सेपरेट होते हैं। मीन्स अगर एग्जाम्पल ले ले, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हूँ, देखो अब सपोज हम H2O लेते हैं या CO लेते हैं, CO ले लेते हैं, ठीक है, या फिर HCl ले लेते हैं। तो H और Cl में बड़ा कौन होगा? ऑलमोस्ट HCl। H छोटा रहेगा, Cl बड़ा रहेगा, ये होगा Cl और ये होगा H। अब इसमें सेंटर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इसमें सेंटर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों का मिला के एक सेंटर बनेगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर। दूसरे इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे डायग्राम मत निकालना, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये निगेटिव चार्ज रहेंगे, इस निगेटिव चार्ज की वजह से एक सेंटर बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर। देखो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट सेपरेट होते हैं, इसमें सेपरेट सेपरेट होते हैं, इसलिए एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बनता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज बनता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं। तो एक इमेजिनेशन के लिए डायग्राम है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका शेप असिमेट्रिकल होता है, एक एटम बड़ा एक एटम छोटा। तो ऐसे ऐसे जो मटेरियल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। समझ में आ गया? एग्जांपल हमारे क्या है, HCl, H2O दैट इज वाटर, देन NH3, ये इसके एग्जांपल है। अब इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरह से इसका डायग्राम होता है कि इसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का क्लाउड सराउंडिंग में रहेगा, जिसका शेप सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, जिसका शेप सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, निगेटिव चार्ज वाला। तो ये इसका डायग्राम रहेगा पोलर डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है, ये समझ में आ गया। देन इसके एग्जांपल आपको समझ में आ गए, HCl, CO2, NH3। तो टॉपिक समझिए। पहला डेफिनेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहा जाता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर अलग अलग होता है। अगर सेंटर अलग अलग है तो उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होते हैं, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होते हैं। देन इसका शेप असिमेट्रिकल होता है। इसके एग्जांपल HCl, H2O और NH3। ये समझ में आ गया। दूसरा टाइप होता है इसका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहेंगे? तो सारे जो, अगर आपने एक बार पोलर के सारे पॉइंट्स याद कर लिए तो नॉन पोलर के पॉइंट्स आपको इजीली याद रहेंगे। पहला, द डाइलेक्ट्रिक in which center of mass of positive charge, that is proton, coincide with center of mass of नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है, एक के ऊपर एक आता है, तो उस केस में उसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि पोल जनरेट ही नहीं हो रहा है, जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहां आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, और उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ रहा है, उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ रहा है, तो दोनों सेंटर क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं एक के ऊपर एक। तो उसकी वजह से क्या होगा? नेट डाइपोल मूवमेंट इसमें नहीं होगा, तो इसे कहा जाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसे क्या कहा जाएगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो डेफिनेशन समझ में आ गया? क्या कहता है? डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका शेप कैसे रहेगा? इसका शेप रहेगा सिमेट्रिकल, शेप
सिमेट्रिकल शेप, एटम का शेप सिमेट्रिकल रहेगा, तो नो डायपोल मोमेंट, नो डायपोल मोमेंट, इसमें डायपोल मोमेंट नहीं रहेंगे। मीन्स नॉर्मल कंडीशन हम कहते हैं, नॉर्मली इसमें डायपोल मोमेंट नहीं रहेंगे। देन अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो सिमेट्रिकल शेप है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज और सिमेट्रिकली नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड सिमेट्रिकल होंगे, स्फेरिकल शेप। इसके एग्जांपल अगर हम लेने जाए तो मीथेन, बेंजीन सिमेट्रिकल शेप है, मीथेन, बेंजीन, देन H2, CO2, H2CO2, ये सारे एग्जाम्पल है पोलर डाइलेक्ट्रिक। मीन्स पोलर डाइलेक्ट्रिक मीन्स सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज और H2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ये हाइड्रोजन का एक एटम और यहाँ एक हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों का शेप सेम है, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ बनेगा एंड निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है, एक एग्जांपल। तो निगेटिव चार्ज का सेंटर भी उसके ऊपर ही आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वहीं पे निगेटिव चार्ज का सेंटर है, तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ है, तो यहाँ डायपोल क्रिएट ही नहीं होगा, सेपरेशन नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ गए, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, देन इसका शेप सिमेट्रिकल होता है, इसमें डायपोल मूवमेंट नॉर्मली नहीं रहते। इसके एग्जांपल मीथेन, बेंजीन और H2O होते, और ये इसका डायग्राम है। तो अगर आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो आपको जनरली उसी के फॉर्म में लिख लो। आप जब नोट्स बनाओगे तो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंस ही लिख लो, क्योंकि सिंपल है। यहां एक तरफ पोलर लिख लो, पोलर डाइलेक्ट्रिक, एंड दूसरा नॉन पोलर। देन अगर डेफिनेशन याद नहीं रहता तो पहले विदाउट डेफिनेशन वाले पॉइंट लिखो। पहले इसका शेप क्या होता है, असिमेट्रिक, इसका सिमेट्रिक। पहले छोटे छोटे पॉइंट लिखो। डायपोल मोमेंट प्रेजेंट, ओके, परमानेंट डायपोल, यहां नो डायपोल मोमेंट। देन एग्जांपल लिख लो, एक दो। यहां एग्जांपल होगा HCl, H2O, यहां होगा मीथेन, बेंजीन या H2 एंड CO2। 3 पॉइंट यहां हो गए। देन डायग्राम ड्रॉ करो। इसका असिमेट्रिक डायग्राम है, इसका सिमेट्रिक डायग्राम है। देन लास्ट में अगर आपको याद आए तो डेफिनेशन लिख लो। सेंटर ऑफ मास ऑफ positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge, then it is known as a polar dielectric, and center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge, then it is known as a non polar dielectric। तो polar and non polar dielectric समझ में आ गया, polar and non polar dielectric, ठीक है। अब ये हो गया जो मटेरियल हम कैपेसिटर में यूज करने वाले, उसका एग्जाम्पल पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दोनों भी इंसुलेटर है, याद रखो, दोनों भी क्या है, इंसुलेटर है। अब हम इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक भी और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी, ठीक है। सो पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर एंड पोलर
डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक, non-polar and polar dielectric in external electric field। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर और नॉन पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो वह कैसे बिहेव करता है वो हमें स्टडी करना है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर या फिर डायपोलर, जो भी पोलर और नॉन पोलर जो भी डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक को देते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाते हैं और निगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं, अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में और उसके वजह से नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो क्या होता है, इफ dielectric medium placed in external इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे एंड negative charge align in the opposite direction। ओके, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट इज क्रिएटेड। तो इसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा और इसी को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन में से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, अब ये समझ में आ गया क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसको हम पोलर और नॉन पोलर को अप्लाई करके मीन्स अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्या होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो पहले हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। तो अब मैं इसको आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि पॉइंट तो आपको समझा दिए, अब हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, कंसीडर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, अब यहां हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या रहेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ रहेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ रहेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज।
व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है. So consider a non-polar dielectric. In non-polar dielectric, center of mass of positive charge is coincide with the center of mass of negative charge. Then therefore there is no dipole moment. अब यहाँ कोई भी dipole moment नहीं है, कोई भी पोल जनरेट हुए नहीं है. When external field is not applied. जब तक हमने external field अप्लाई नहीं किया है तब तक यहाँ एक भी डाइपोल मोमेंट नहीं है. अब हम इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. नाउ वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड. अब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम. अब इसमें हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने वाले हैं. जब हम इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई हो गया हमारा, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो. तो अब हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो. हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज. तो ये एटम किस तरह से, अब ये एटम डिस्टॉर्ट होंगे. ये एटम क्या होंगे, डिस्टॉर्ट, ब्रेक नहीं होंगे, इसका शेप चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्ट होंगे. तो इसका शेप चेंज किस तरह से होगा, इस तरह से ये डंबल शेप हो जाएंगे. तो एटम का शेप चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा. तो एक तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव चार्ज. और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज. अब देखो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज. इसके वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया और इसी को कहेंगे हम पोलराइजेशन. इसी को हम क्या कहेंगे, पोलराइज. तो अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज होगा, मींस एक तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेट नेगेटिव चार्ज होगा. ये समझ में आ गया, इसे कहते हैं पोलराइजेशन. ये किसका पोलराइजेशन किया हमने, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के. सेम पॉइंट अप्लाई किए, ठीक है. व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास को इंसाइड कर रहा है. व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो इज इक्वल टू नॉट जीरो, मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज अलाइन हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट. इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएंगे और इसी को हम कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. पोलराइजेशन ये समझ में आ गया. देन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड. अब पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट रहते हैं, ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट रहते, तो उस केस में कैसे होगा. तो अब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं. अब पोलर डाइलेक्ट्रिक में ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, लेकिन वो रैंडमली अलाइन होंगे. वो क्या होंगे, रैंडमली अलाइन, एक जगह अलाइन नहीं होंगे. तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो अप्लाई नहीं किया है, तो क्या होगा, डाइपोल रैंडमली अलाइन होंगे. क्या होंगे, डाइपोल रैंडमली अलाइन, कैसे भी अलाइन होंगे. तो कभी पॉजिटिव
पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कहीं भी पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी का डायपोल मोमेंट अपवर्ड है और किसी का डाउनवर्ड है, तो ये एक दूसरे का डायपोल मोमेंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कहीं ये क्रॉस में जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे। तो क्या होता है कि डायपोल मोमेंट ये अलाइन प्रॉपरली नहीं है, इसलिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में नहीं है, किसी का ऊपर रहेगा तो किसी का नीचे, किसी का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा किसी का राइट हैंड साइड। तो ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। इसमें नेट डायपोल क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि ये रैंडमली अलाइन है, क्योंकि ये रैंडमली अलाइन है। अब जब ये रैंडमली अलाइन है तो एक दूसरे का डायपोल मोमेंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देयर इज नो नेट डायपोल मोमेंट। अब जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 और ई का डायरेक्शन ऐसा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रोटेट होंगे और अलाइन करेंगे। अब देखो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, पोलर में डिस्टॉर्शन होता है, शेप चेंज होता है, इसमें शेप चेंज नहीं हो, ये अलाइन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अलाइन। तो ये अलाइन हो जाएंगे, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। तो पॉजिटिव वाले सारे एक साथ आ जाएंगे, ऐसे अलाइन कर लेंगे अपने आप को एक डायरेक्शन में। इसमें ऑलरेडी डायपोल प्रेजेंट है, लेकिन ये अपने को अलाइन कर लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, नेट डायपोल मोमेंट। नॉट इक्वल टू 0। और इसी को हम कहेंगे पोलराइजेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन समझ में आ गया। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का सेपरेट होना, नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होना, उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन, नॉन पोलर का भी स्टडी कर लिया और पोलराइजेशन का भी स्टडी कर लिया। अब ये जो पोलराइजेशन हो रहा है वो दो एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो उस हिसाब से ये अलाइन होंगे। अगर वीक दे दिया तो थोड़े ही अलाइन होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। दूसरा थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, थर्मल एनर्जी। अगर हमने इसको हीट कर दिया तो डायपोल वापस क्या हो जाएंगे, रैंडम अलाइन हो जाएंगे। तो थर्मल एनर्जी अगर ज्यादा होंगी तो अलाइन जल्दी नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, थर्मल एनर्जी देने से ये वाइब्रेट होंगे, पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, तो ये वापस रैंडम अपनी जगह पे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ देंगे वापस अपनी ये जगह पे रैंडम आ जाएंगे। ठीक है, तो थर्मल अगर हीट भी देंगे फिर भी ये रैंडम अपनी जगह पे, मींस इस तरह से वापस रैंडम हो जाएंगे ये, और डायपोल मोमेंट स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो ये दो एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्ट्रांग होगी तो ये अलाइन प्रॉपरली होंगे, और थर्मल एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो ये अलाइन प्रॉपरली नहीं होंगे। तो उसके ऊपर ये पोलराइजेशन डिपेंड करता है, दोनों के लिए भी, पोलर के लिए भी और नॉन पोलर के लिए। अब पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन किसे कहेंगे, पोलराइजेशन होता है नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन हुआ है। मींस अगर हम शेप लेते हैं कि सपोज अगर छोटे से वॉल्यूम में, ये छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पोल डायपोल क्रिएट हो गए तो पोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग, पोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग। और उसी में अगर कम जगह में दो ही पोलराइजेशन हो गए तो पोलराइजेशन वीक। दो ही डायपोल क्रिएट हो गए तो पोलराइजेशन वीक। जब ज्यादा डायपोल क्रिएट हो गए तो पोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग, और कम डायपोल क्रिएट हो गए तो पोलराइजेशन वीक। तो अगर बाकी सारे रैंडम है और दो ही डायपोल क्रिएट हो गए तो पोलराइजेशन वीक है। सारे के सारे अलाइन हो गए, कम जगह में ज्यादा डायपोल है तो उसे कहते हैं पोलर, स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन इज
पोलराइजेशन किसे कहते हैं? पोलराइजेशन नंबर ऑफ डायपोल और डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम क्या कहेंगे? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल मोमेंट क्रिएट हुए हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल मोमेंट क्रिएट हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किस पे, पोलराइजेशन को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल पी से, याद रखो। डायपोल मोमेंट भी पी से इंडिकेट किया था, इसलिए पोलराइजेशन भी पी से इंडिकेट करते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग दिया तो पोलराइजेशन ज्यादा। सो इट इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग देंगे तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम पोलराइजेशन का प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को कहा जाता है ससेप्टिबिलिटी। इसे क्या कहा जाता है? ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी आपको मैग्नेटिज्म में भी आएगा, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दिखाता है, मटेरियल का इलेक्ट्रिक बिहेवियर कैसा होगा। अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू हाई, अगर बिहेवियर इतना खास नहीं होगा, मीन सपोर्ट नहीं करेगा, तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कम। तो ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दिखाता है। मीन्स अगर मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा। अगर सपोर्ट कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे, अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वैल्यू कम होगा, निगेटिव की ओर जाएगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये समझ में आ गया। तो हमने क्या स्टडी किया अभी इस टॉपिक में? हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पहले तो कंडक्टर इंसुलेटर स्टडी किया, बाउंड चार्ज फ्री चार्ज स्टडी किया। ये थ्योरेटिकल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड करके लगो। डाइलेक्ट्रिक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेट होता है, याद रखो, इंसुलेटर होता है जिसमें पोलराइजेशन होता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। पोलर में ऑलरेडी डायपोल क्रिएट रहते हैं, नॉन पोलर में डायपोल क्रिएट नहीं रहते। पोलर में रैंडम रहते हैं, डायपोल होते हैं लेकिन रैंडम रहते हैं, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट नहीं हो, ठीक है। तो इसको याद करना है। देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम दोनों को रखते हैं, पोलर और नॉन पोलर मटेरियल को, तो वो कैसे बिहेव करते हैं वो हमने स्टडी किया। तो ये है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्टडी। तो इसके बाद जो टॉपिक होगा वो हम स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां हम हमारा लेक्चर अभी स्टॉप करते हैं।